ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, ये सम्राट अशोक का देश है, ये बुद्ध कबीर नानक रैदास का देश है, ये घासीदास का देश है, ये फूले साहब अम्बेडकर का देश है। बीमार होते तो कहाँ जाते हो? बाबा के पास या हॉस्पिटल? कहाँ जाते हो? जब पढ़ना पढ़ाना होता है तो कहाँ जाते हो? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, पढ़े लिखे नौजवानों से कह रहा हूँ, माथा टेकने से नहीं, पढ़ाई करने से। आपको मुझसे सीखना चाहिए कि अगर नौजवान अपनी पे आ जाए और नौजवान संकल्प कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। जितनी महिलाएं यहाँ बैठी, आपको ऐसा भी लग सकता है कि बाबा साहब के आगे धूप बत्ती लगा के, माथा टेक के, माला चढ़ा के, नारा लगा के आपकी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी खत्म हो जाएगी, तो ये भी झूठ है। जिस दिन शेर की तरह पढ़ लिख के दहाड़ने लगे, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि आपके सब चाकू तो छोड़ा, अपनी तरफ उंगली में उठा दे। याद रखना, प्रिया मौर्य के हत्यारे, मैं इस मंच से वचन देख कहता हूँ, वो सब जेल में जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता, चाहे कितना भी होगा। मैं सम्राट अशोक का वंशज होने के नाते ये वादा करता हूँ कि मेरी भी और आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक दोबारा से भारत सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बन जाए, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए साथियों। इस मंच पे जो सबसे महत्वपूर्ण है कारण और निवारण, मैं उस पर चर्चा करूंगा और मैं नौजवान साथियों से कहूंगा कि आपके कंधों पे जिम्मेदारी है। सरदार करतार सिंह सराभा जो पंजाब में पैदा हुए, बहुत सारे लोग उनका नाम नहीं जानते होंगे। वो 19 साल के थे जब उन्होंने देश के लिए लड़ते हुए शहादत दी। कितने साल के? 19 साल के। और शहीद आजम सरदार भगत सिंह 23 साल के थे जब उन्होंने इस देश के लिए लड़ते हुए बलिदान दिया। कितने साल के? 23 साल के। और ऐसे ही शहीद शिरोमणि सरदार उधम सिंह जी, जिन्होंने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, अपने वचन को पूरा करने के लिए जनरल ओडवायर को लंदन जाके जो है मार गिराया, वो भी इन्हीं महापुरुषों, इन्हीं क्रांतिकारियों के सहयोगी थे, साथी थे। तो नौजवान कमजोर नहीं होता। भारत की ये व्यवस्था रही है कि इस देश में राजनीतिक रूप से लेके और अंतिम छोर तक जिनके बाल सफेद होते हैं उनको ही ज्यादा बुद्धिमान और ऊर्जावान माना जाता है। इसलिए जानबूझ के इस देश के नौजवानों को कमजोर, अल्पज्ञानी और तमाम तरह की उपाधि देके उनकी क्षमताओं को रोकने का काम किया। ये देश की उपलब्धि नहीं है, ये देश की कमजोरी है। जहां दुनिया में नौजवान देश को, प्रदेश को रास्ता दिखा रहा है आविष्कारों के जरिए, संघर्ष के जरिए, वहां नौजवान को नौसिखिया कहकर सबसे पीछे खड़ा किया जा रहा है कि अभी ये नौसिखिया है। आपको मुझसे सीखना चाहिए कि अगर नौजवान अपनी पे आ जाए और नौजवान संकल्प कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। क्योंकि हवा को, वायु जिसको कहते हैं, वायु को, युवा को रोकने की शक्ति ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुई है। युवा और वायु का कोई तोड़ नहीं है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, ये सम्राट अशोक का देश है, ये बुद्ध कबीर नानक रैदास का देश है, ये घासीदास का देश है, ये फूले साहब अम्बेडकर का देश है, ये संत गाडगे जी महाराज नारायण गुरु का देश है, ये पेरियार का देश है, ये बिरसा का देश है। और उनका इतिहास आप पढ़ो, वो हमारे पूर्वज हैं। मैं सम्राट अशोक का वंशज होने के नाते ये वादा करता हूं कि मेरी भी और आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक दोबारा से भारत सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बन जाए, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए साथियों। तो आज इस देश में हम बहुजन समाज के लोगों की स्थिति ऐसी क्यों है, महिलाओं की ऐसी स्थिति क्यों है, ये इसका कारण मैं बता देता हूं और निवारण भी मैं आपको साथ साथ बताता हूं। क्योंकि मैं सिर्फ आपको बीमारी नहीं बताऊंगा, मैं आपको उसका इलाज भी बताऊंगा। क्योंकि खाली बीमारी बताने से काम थोड़ा चलेगा, इलाज भी तो बताना पड़ेगा ना भाई। जैसे बाबा जी पर्चा निकाल के बताते हैं ना कि भाई आपका ये नाम है, आपकी ये परेशानी है, तो हम क्या बाबा से कम है? तो कारण ये है कि जो व्यवस्था बनी हुई थी, उस व्यवस्था के कारण आज भी 75 साल बाद भी
जागरूकता की कमी के कारण हमारे लोगों के हाल ये है। और निवारण ये है कि जिस दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा और संविधान सम्मत देश चलेगा, और इस देश में जिस तरह संविधान कहता है कि ना धर्म के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना स्थान के आधार पे, ना लिंग के आधार पे, ना ही भाषा के आधार पे कोई गैर बराबरी नहीं रहेगी, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई ऊंचा नीचा नहीं रहेगा, कोई किसी का अपमान नहीं कर सकता है। जिस दिन ये पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा और सब लोग भारतीय हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? जिस दिन सब लोग भारतीय हो जाएंगे और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे भारतीय कहने में, उस दिन शायद देश की परिस्थितियां बड़े पैमाने पर बदल जाए। मैं आपको एक बात और बताता हूं। नीरज भाई पंडाल की बात कर रहे थे, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन ये कड़वा सच है कि लोग पंडाल में जाते क्यों? व्यवस्था के कारण गरीबी है, बेबसी है, लाचारी है, बीमारी है, तमाम तरह की समस्याएं हैं, और रोज टीवी सीरियल से लेकर सब जगह पे ये बताया जाता है कि अगर आप बाबा के पास चले जाओगे, बाबा के पैर छू लोगे, बाबा से पर्चा बनवा लोगे, बाबा को आशीर्वाद प्राप्त कर लोगे, तो आपकी सारी बीमारी, लाचारी, गरीबी, बेबसी सब खत्म हो जाएगी। और ये जो बड़ा सा पंडाल सजता है और वो लाखों लाखों की संख्या में महिलाएं पुरुष वहां जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं कि जो दुर्गति की जिंदगी वो जी रहे हैं, उस जिंदगी को हो सकता है बाबा के चमत्कार से या बाबा के आशीर्वाद से उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए। लेकिन अच्छा सोचो कि अगर बाबा के आशीर्वाद से अच्छी होती तो फिर स्कूलों की जरूरत क्यों पड़ती? बीमार होते तो कहां जाते हो? बाबा के पास या हॉस्पिटल? कहां जाते हो? और जब पढ़ना पढ़ाना होता है तो कहां जाते हो? देखो, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, बीमारी होने पे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बाबा भी जाते हैं, जाते हैं नहीं जाते हैं? एक बड़े क्रांतिकारी बाबा हैं, बाबा रामदेव जी, उनके एक अनुयायी, उनके करीबी। और एक दिन मैंने देखा जब कोरोना काल आया तो अस्पताल में पड़े हुए थे और डॉक्टर से कह रहे थे बहुत अच्छा इलाज मिलना चाहिए, जान को नुकसान ना हो जाए। समझे नहीं समझे? तो जो बाबा आपको कहते हैं कि हम बदल देंगे, वो बाबा भी बेचारे जो हैं अस्पताल में जाते हैं, और उनके बच्चे भी जो हैं, आपके बच्चे यहाँ सरकारी में पढ़ते हैं, उनके बच्चे विदेश में जाके पढ़ते हैं। तो जब तक आप पे ज्ञान की कमी रहेगी तो मजबूरी में आपको लगेगा, जितनी महिला यहाँ बैठी, आपको ऐसा भी लग सकता है कि भगवान बुद्ध के आगे अगरबत्ती जला के, दिया जला के, माथा टेक के, या घुटनों के बल आके, या दंडवत आके आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो ये भी कोरा झूठ है। ये भी आप मेरी बात को सुन लेना। आपको लगे कि बाबा साहब के आगे धूप बत्ती लगा के, माथा टेक के, माला चढ़ा के, नारा लगा के आपकी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी खत्म हो जाएगी, तो ये भी झूठ है। ये दोनों बातें उतनी ही झूठी है जितनी ये कहना कि सूर्य को छुआ जा सकता है। सूर्य का टेम्परेचर 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस है। कितना? और 1500 डिग्री सेल्सियस पे लोहा पिघल के तरल पदार्थ बन जाता है, पानी जैसा। उसका बाहरी आवरण है जो हजारों किलोमीटर दूर है, वो 1600 डिग्री से ज्यादा है, 6000 डिग्री से ज्यादा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, पढ़े लिखे नौजवानों से कह रहा हूं, माथा टेकने से नहीं, पढ़ाई करने से, समय आने पे जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें और मेहनत करके कंपटीशन पास करने से जिंदगी में मुक्ति मिल सकती है, तरक्की हो सकती है। कहीं मेरे आगे माथा टेक लो। अभी 2-3 बच्चे आए, वहां पैर छुए, तो मैं तो सोचता हूं कि क्या उठा लिया, नीचे तो कुछ था नहीं, मैंने तो कुछ रखा नहीं, तो क्या उठाया इन लोगों ने? आप बताओ क्या है मेरे पैरों में? कहते हैं भैया सिर पे हाथ रख दो। तो मैं सोचता हूं, देखता हूं हाथ को भी कुछ बना गया, अभी ऐसा कुछ भी ऊर्जा का संचार नहीं हुआ। तो ये दोनों बातें मैं नौजवानों कह रहा हूं। अगर ऐसा होता तो बाबा साहब की मूर्ति को छू के आदमी बाबा साहब जैसा बन जाता। नीरज भाई कह रहे थे मैं 11 साल मैंने किसी मूर्ति को नहीं छुआ, 11 साल दिन रात संघर्ष किया, आज भी संघर्ष कर रहा हूं।
और मैं तब तक संघर्ष करता रहूंगा जब तक इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब और हमारे महापुरुषों के जो अधूरे सपने हैं, जब तक वो पूरे नहीं होते तब तक हम लोग संघर्ष करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि पंडालों में भीड़ क्यों होती है और उसका कारण क्या। कारण यही है कि बीमारी है, घर में बेटा बीमार है, पति बीमार है, ससुर बीमार है, सास बीमार है, खुद बीमार है, तो पड़ोस के किसी भाई ने कह दिया कि वहां चले जाओ, वहां से आराम हो जाएगा, तो वहां चले गए, फिर कहीं और चले, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। पैसे है नहीं जेब में क्योंकि गरीबी है, महंगाई है, इनकम इतनी है नहीं, तो इस वजह से भीड़ लगती है और उसी भीड़ का फायदा जो है वो ढोंगी पाखंडी बाबा उठाते हैं। मैं आपको बाबा साहब अम्बेडकर का एक किस्सा सुना रहा हूं, उम्मीद है ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। आपने बहुत लोगों से सुना होगा, महार सत्याग्रह हुआ था 20 मार्च 1927 को। महार सत्याग्रह हुआ था जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तालाब में जानवर पानी पीते थे उस तालाब से अछूतों को पानी नहीं पीने दिया जाता था, बाबा साहब ने उसके लिए सत्याग्रह किया था। और बाबा साहब ने अपनी टीम को समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, क्योंकि आज हम सत्याग्रह कर रहे हैं। जब सत्याग्रह करने गए, उस तालाब से पानी पीने का प्रयास किया तो विरोध हुआ, लाठियां भी पड़ी। लाठी पड़ने के बाद बाबा साहब ने कहा था सत्याग्रह, टीम ने उनकी बात को माना। मैं आपसे भी कह रहा हूं नौजवानों, अपने नेता की नीति और नीयत को स्वीकार किया करो। जब आप नेता मानते हो तो उसकी बात को भी माना करो। उन्होंने बाबा साहब की बात को माना और लाठियां खाई, कुछ नहीं बोले। अंत बाबा साहब ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि जब भी हम इकट्ठा होंगे, जैसे आज हम इस पंडाल में इकट्ठा हुए, तो हम कुछ ना कुछ संकल्प लेंगे। मेरा कोई वोट का रिश्ता नहीं है आप लोगों से, ना भक्ति का है। मैंने तो 1 साल पहले जून में मैंने तो गोली खाई है। मैं तो हर दिन को अंतिम दिन मानता हूं। और मैं भी रामेश्वर पवन जी से कह रहा था कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये होगी कि हम अपने जैसे 1000-2000 लोग इस देश में तैयार कर दें। अगर हमने ये नहीं किया, क्योंकि हर दिन अंतिम है, ये नहीं पता कब किस जगह किस समय पर मौत आएगी, तो ये नहीं पता कि हम समाज को कुछ देके जा रहे नहीं जा रहे। आप आकलन करके देखो, सोचो अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो मैंने समाज को क्या दिया, इसका आकलन मुझे करना चाहिए। मैं जब सुबह उठता हूं तो आकलन करता हूं और ये अपने मन में संकल्प करता हूं कि आज मुझे समाज के लिए क्या करना। आज अगर मुझे 10 लोग मिले तो मुझे उनको क्या सिखाना। और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर इस भीड़ से कोई बदलाव नहीं हो सकता। भीड़ कभी बदलाव नहीं करती। कभी आपने किसी युद्ध में भीड़ जीतती नहीं देखी होगी। योद्धा जीतते हैं जो जिनके अंदर क्षमता होती है। भेड़ बकरियां कहीं राज नहीं करती। दुनिया का कोई इतिहास इस बात का गवाह नहीं कर सकता। मैंने हिस्ट्री पढ़ी है कि भेड़ बकरियां कहीं देखी आपने कुर्सी बैठी भेड़ बकरियां। भेड़ बकरियों की बलि दी जाती है, इसलिए होती है भेड़ बकरियां। तो जब तक भेड़ बकरियां बनी रहोगे, आपके गांव से लेकर आपके जिले, आपके प्रदेश में आपकी बलि दी जाती रहेगी। मेरी बात को आप याद रखना। जिस दिन शेर बन गए, जिस दिन शेर की तरह पढ़ लिख के दहाड़ने लगे, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि आपकी तरफ चाकू तो छोड़ा, आपकी तरफ उंगली भी उठा दे। याद रखना कि ना तो जाति हमने बनाई, ना जाति का हम लोग फायदा लेते। तो जब तक इस देश में जाति व्यवस्था है, तब तक हम अपने आप को छोटी जाति का समझ के हीन भावना अपने अंदर पैदा करके कमजोर नहीं मानेंगे अपने आप को। पढ़ा करो। जिस दिन आपको पता लगेगा कि आप सम्राट अशोक के वंशज हो, अगर किसी को पता लग जाए कि उसके पिताजी ने शेर को 2 टुकड़ों में काट दिया था, तो उस बच्चे का मनोबल इस बात से बढ़ेगा या कम होगा? और किसी को पता लग जाए कि बिल्ली से डर के इनके पिताजी घर में घुस गए थे, तो उस बच्चे का मनोबल बढ़ेगा कम होगा? ज्ञान हासिल करो, अपने ज्ञान से अपनी उपलब्धि हासिल करो। एक चीज जिसको मैं पार्लियामेंट में लगातार बोल रहा हूं वो ये है कि इस देश में समान शिक्षा पॉलिसी लागू होनी चाहिए। उसका कारण है, बाबा साहब ने भी कहा, कबीर जी ने भी कहा, रैदास जी ने भी कहा, नानक जी ने भी कहा, संत गाड़गे जी महाराज ने भी कहा, नारायण गुरु ने भी कहा। गाड़गे जी महाराज तो और आगे निकल के उन्होंने कहा 1 रोटी कम खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। उन्होंने कहा थाली ना हो तो हाथ पे रख के खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। तो इस देश में जब से कमजोर वर्गों के लोगों ने शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की है, गरीबों ने शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की है, तो मिली जुली सरकारों ने जो केंद्र में बैठी है, ये इनसे पहले वाली, उन्होंने इस देश में सबसे बड़ा काम ये किया
कि प्राइवेट सेक्टर को इतना मजबूत कर दिया शिक्षा के मामले में कि आज सफेद पत्थरों जैसे जो है बड़े बड़े कॉलेज बने हुए हैं जिनमें गरीब का बच्चा उसको दूर से देख तो सकता लेकिन घुस नहीं सकता। और फिर आईसीएसई बोर्ड बना दिया, सीबीएसई बोर्ड बना दिया, और भी कोई एक आधा बोर्ड बन जाएगा। एक तरफ सरकारी स्कूल में उत्तर प्रदेश की जो माध्यमिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, और दूसरी तरफ सीबीएसई आई थी। अब इनका कंपैरिजन करके देखो, सीबीएसई के कक्षा 5 का और यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के बच्चे का अंग्रेजी के विषय पे कंपैरिजन करके देखो, आपको पता लग जाएगा। अगर जमीन आसमान का अंतर ना हुआ तो आप मुझे बताना। और कहते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने यहाँ चाहे वो कोर्ट का मामला हो, चाहे और कई सब्जेक्ट हो, सब में जो है अंग्रेजी को बराबर तौर पे जो है अहमियत दी जाती है और अंग्रेजी का सम्मान किया जाता है। और कोई अंग्रेजी में 4 बात कह दे तो सामने वाले का मनोबल गिर जाता है, जिसपे हिंदी आती है वो सोचता है कि ये बहुत अंग्रेजी में बात करें तो बहुत विद्वान है। अब सोचो वो दुनिया में जहां अंग्रेजी जिनकी जो है मातृभाषा है वो तो अंग्रेजी में बोलते हैं, तो इसका मतलब वो बहुत ज्ञानी होंगे। हमारी मातृभाषा यहाँ हिंदी है और जहां से मैं आया हूं पश्चिम से, हम तो ठेठ बोलते हैं। तो मेरा कहना यह है आपको कि देश में समान एजुकेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए। कैसे? कि चाहे वो किसान का बेटा हो, चाहे वो 4th क्लास के कर्मचारी का बेटा हो, चाहे वो मजदूर का बेटा हो, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, और चाहे वो प्रधानमंत्री का बेटा हो, राष्ट्रपति का बेटा हो, मुख्यमंत्री का बेटा हो, राज्यपाल का बेटा हो, कैबिनेट मंत्री का बेटा हो, प्रमुख सचिव का बेटा हो, मुख्य सचिव का बेटा हो, सेक्रेटरी का, अंडर सेक्रेटरी का हो, या डीएम का हो, एसएसपी का हो, सीओ का हो, दरोगा का हो, कानूनगो का हो, तहसीलदार का हो, पटवारी का हो, सेक्रेटरी का हो, ईओ का हो, गांव के सरपंच का हो, या 4th क्लास के सफाई कर्मचारी का, सबके बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। जिस दिन ये देश में लागू होगा तो ना तो जेब कटेगी इतनी ये महंगी शिक्षा के कारण, और ना ही सरकारी स्कूलों में शिक्षा की कमी रहेगी। मास्टर भी टाइम पे मिलेगा, बिल्डिंग भी अच्छी होगी, माहौल भी अच्छा रहेगा और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक उत्तर प्रदेश तो राम भरोसे चली रहा। दूसरा, समान चिकित्सा पॉलिसी लागू होनी चाहिए कि चाहे राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो या कोई भी संवैधानिक पद हो, कोई अभिनेता हो, नेता हो, सरकारी सुरक्षा प्राप्त मेरे जैसा सांसद हो, विधायक हो, सरपंच हो, प्रमुख हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, या केंद्र के मंत्री हो, स्टेट के मंत्री हो, या सरकारी कर्मचारी क्लास 4 से लेकर क्लास 1 तक का कोई भी हो, सबका बीमार होने पर इलाज उनके परिवार का सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। आपने देखा है प्राइवेट हॉस्पिटल 500 रुपए पर्चा लेता है नहीं लेता है? लेता है नहीं लेता है? कितने लोगों की हैसियत है 500 रुपए का पर्चा बनवाने की इस देश में? जिस देश में लाखों लोग बिना छत के सोते हो, जिस देश में लाखों लोग भूखे सोते हो, जिस देश में करोड़ों बहनें, बेटियां, बच्चियां, पुरुष, नौजवान जिनमें पहनने के अच्छे कपड़े ना, उनकी हैसियत है 500 रुपए का पर्चा बनवाने की। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा टेस्ट बाहर से लिख देगा, टेस्ट बाहर से लिख देगा तो जेब कटेगी, फिर दवाई बाहर से लिख देगा, फिर अगर जरा सी कोई गंभीर हुई तो प्राइवेट में रेफर कर देगा। इस व्यवस्था में जितना पैसा होता है वो सब तो यहां लग जाता है। फिर कर्ज लो, उधार लो, उस उधार को उतारते रहो साहूकार के। तो मेरा ये कहना है, जब एक बेड पे डीएम साहब लेटे होंगे बीमार होने पे, वहीं एसएसपी साहब लेटे होंगे, बराबर मंत्री जी लेटे होंगे, और मेरे जैसे किसान परिवार का कोई आदमी लेटा होगा, मजदूर परिवार का, तो इलाज तो फिर प्रॉपर मिलेगा नहीं मिलेगा? सारी मशीनरी भी होंगी, सारे टेस्ट भी वही होंगे, डॉक्टर भी टाइम पे मिलेगा, प्राइवेट क्लिनिक में नहीं मिलेगा, और समय समय पे जो बिल्डिंग है सब चीजों का व्यवस्था सही रहेगी। कब? जब अमीरों का इलाज, पूंजीपतियों का इलाज, पैसे वालों का इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। अगर ये नहीं हुआ, देखो कानून बनते हैं पार्लियामेंट में और असेंबली में। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं, मैंने 29 जुलाई को पार्लियामेंट में आवाज उठाई, आपने सुना होगा कि देश में न्यूनतम वेतन कम से कम 700 रुपए होना चाहिए। और ये मैंने क्यों उठाई? क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूं मैं जानता हूं 350-400 रुपए की मजदूरी में
गरीब आदमी अपने बच्चों को दोनों टाइम का अच्छा भोजन नहीं दे सकता, प्रोटीन युक्त दोनों टाइम का। आज अगर सब्जी खरीदोगे तो 100 रुपए में सब्जी का सामान आ रहा है। आटा तो बहुत दूर, नमक मिर्च वो सब चीजें, और अब नमक मिर्च तो यहां लगी रहा है, जनता को सरकार लगा रही है, नमक मिर्च के साथ चूना भी लगा रही है। तो मेरा ये कहना है कि जब मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई और 11 तारीख को बड़ा आंदोलन किया, तो मुख्य प्रधानमंत्री जी के यहां से केंद्र की सरकार ने न्यूनतम वेतन अभी 15 दिन पहले 783 रुपए बढ़ाकर किया। कितना किया? हमने मांग की थी 700 रुपए की और सरकार को बढ़ा के करना पड़ा 700। अगर 700 कर देते तो क्या खबर चलती कि चंद्रशेखर जी ने जो मांग उठाई वही मांग सरकार को माननी पड़ी, लेकिन कुछ तरह अपने आप ही तो लेना है, नहीं लेना है, तो इसलिए 783 रुपए करनी पड़ी। अब केंद्र के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 783 रुपए मिलेगा, इससे बहुत लोगों का भला होगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पॉलिसी बना के लाभ हो सकता है। पॉलिसी बनती है पार्लियामेंट में, असेंबली में, और असेंबली में चुन के भेजते हो आप लोग। अगर आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वोट करोगे, आप कहते तो बहुजन हो, तो बहुजन में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रावधान किया लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि एक आदमी के नाम पे चुनाव नहीं होता है, हर विधानसभा से, हर लोकसभा से अलग अलग व्यक्ति को मौका दिया जाता है। आपको तय करना होता है इनमें सबसे बेहतर कौन है। जब आप निर्णय लेने जाए तो आप ये महसूस करें कि आप 10 रुपए का सामान खरीदने जाते हैं, महिलाएं यहां बैठी हैं, आप बाजार जाती हो 50 रुपए का सामान खरीदने, सामान को खरीदने पहले देखती हो नहीं देखती हो कि ये सामान खराब तो नहीं है, सामान का पैकेट फटा हुआ तो नहीं है, सामान जो है ये पूरा है या नहीं पूरा है, भाई देखते हो नहीं देखते हो। जब आप 150 रुपए के सामान को देखते हो, करोड़ों रुपए से कीमती बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों कुर्बानी से मिली वोट को जब डालने जाते हो, क्यों नहीं सोचते हो कि भाई ये नेता आपकी आवाज सुनेगा नहीं सुनेगा, कभी आपकी बस्ती में दिखाई देगा नहीं देगा, कभी आपकी आवाज उठाएगा नहीं उठाएगा, कभी आपके लिए संघर्ष करेगा नहीं करेगा, आपके भावनाओं के विरुद्ध दूसरी पार्टी में जाके आपको धोखा तो नहीं देगा, आपको बेवकूफ बनाने का काम तो नहीं करेगा। जिनके खिलाफ वोट दी है उन्हीं साथियों के, उन्हीं दूसरे विरोधियों के साथ मिलने का काम तो नहीं करेगा। जब तक आप सोचोगे समझोगे नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी। मैं तो आपसे कह रहा हूं, मैंने होमगार्ड के लोगों की आवाज उठाई कि उनका वेतन बढ़े, मैंने आशा बहनों के वेतन बढ़े 21,000 रुपए हो, आंगनबाड़ी भोजन माताओं का वेतन बढ़े, उनके लिए आवाज उठाई, पीआरडी के जवानों के लिए आवाज उठाई, जो ग्राम सेवक है, ग्राम रोजगार सेवक, उनके लिए आवाज उठाई, और मैंने पुलिस के इन साथियों के लिए आवाज भी उठाई। जब मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई तो भाजपा के जितने नेता थे खड़े हो गए, नहीं नहीं नहीं, ये स्टेट का इश्यू है, पुलिस की बात नहीं हो सकती है। मैंने मांग ये उठाई थी कि पुलिस की घंटी, पुलिस की ड्यूटी जो है, मैं उत्तर प्रदेश को देखता हूं, मैंने देखा, महसूस करता, जब हम रैली करते, आंदोलन करते हैं, हमसे आगे आगे हमारे पुलिस के भाई चलते हैं, इनकी वर्दी भी मोटी, हमारी ये भी नहीं पता बीमार हो जाए, चोट लग जाए, कोई परेशानी हो जाए, हमारी सुरक्षा में जी जान लगाते हैं, जनता के लिए 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। तो मेरी ये मांग थी कि पुलिस की ड्यूटी 8 घंटे की होनी चाहिए, और उनको भी और कर्मचारियों की तरह, क्योंकि वो भी सरकार के कर्मचारी है, सप्ताह में 1 दिन अवकाश मिलना चाहिए। और बॉर्डर स्कीम का जो नुकसान उनको हो रहा है कि अगर एक छुट्टी भी मिली तो वो पूरा दिन तो जाने में लग जाएगा, एक अगला दिन और चला जाएगा आने में, तो बॉर्डर स्कीम जो है उसको हटाना चाहिए, उनके बराबर के जिले में उनको मौका मिलना चाहिए, और उनकी वेतन विसंगता दूर होनी चाहिए। मैं तो सबके लिए आवाज उठा, जबकि कई जगह पुलिस के साथी, जैसे लखनऊ में एक लड़का मार दिया पुलिस के लोगों ने, अब वो लोग आज आंदोलन करे, धरना लगा रहे थे, मैं रास्ते में आया तो मुझे फोन किया, भैया आप आ जाओ, तो मैंने कहा यार मैं श्रावस्ती जा रहा हूँ, कल आके देखता हूँ। तो इस तरह की घटनाएं भी थी, सब तो अच्छे नहीं है, सब बुरे भी नहीं। एक भाई ने कहा था हमारे साथी ने कि प्रिया मौर्य का मामला, मैं आपको वचन देता हूं, हालांकि आप जानते हैं कि मैं हरियाणा चुनाव में व्यस्त था, प्रिया मौर्य की हत्यारे, मैं इस मंच से वचन दे कहता हूं, वो सब जेल में जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता, चाहे कितने जोड़ लगा। और अगर जाके जिला मुख्यालय पे आंदोलन करना पड़ा तो भी इससे पीछे नहीं हटेंगे, मेरी बात को आप याद रखना। यहाँ के जरिए मैं प्रशासन के जरिए वहां के पुलिस के कर्मचारियों को, एडमिनिस्ट्रेशन कर्मचारियों को कहना चाहता हूं, अधिकारियों को, किसी की बच्ची की जान गई है, हम सब परिवार वाले, सोचो अगर आपके परिवार के साथ हो जाता तो कैसा लगता। इस माँ ने 9 महीने पेट में रखी, तो उससे पूछो, ये पसीना जब बहता है ये खून ही होता है,
अपने बच्चों को पालने के लिए, जिसका नहीं उसको क्या है साहब, मानवता तो मर गई इस देश में लोगों की।